फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा एक सवाल पूछा गया है कि जो डाइवोर्स के जो केसेस होते हैं, तलाक के मुकदमे, वो कैसे चलते हैं, तलाक के मुकदमों की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि तलाक के मुकदमों का पूरा प्रोसेस क्या होता है, मुकदमों को दाखिल करने से लेकर जजमेंट होने तक स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेजेज होती हैं, किस तरीके से केस आगे बढ़ता है, कैसे गवाहियाँ होती हैं, कैसे जेरें होती है और कैसे फाइनली केस डिसाइड होता है। केस के सारे स्टेजेस की बहुत ही कम समय में, बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही आसान शब्दों में आज के इस वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आप नए एडवोकेट हैं, आपने अभी भी कोर्ट ज्वाइन की है और प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी आपके प्रैक्टिस के दौरान। और अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या आपका किसी तरीके से अपनी वाइफ से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और डाइवोर्स का केस दाखिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी यह कानूनी जानकारी आपके काम आने वाली है। तो साथियों, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि दो तरीके के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस, यानी फौजदारी मुकदमे और दीवानी मुकदमे। तो ये जो तलाक के मुकदमे होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो सिविल नेचर का होता है। हाँ दोस्तों, तलाक के मुकदमे, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स के मुकदमे दीवानी प्रकृति के मामले होते हैं और इन मुकदमों को फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर फैमिली कोर्ट अभी तक नहीं है। हालांकि देश में लगभग सारी जगह पे फैमिली कोर्ट की स्थापना हो चुकी है फैमिली कोर्ट एक्ट बनने के बाद से, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे जिले हों जहां पर कि फैमिली कोर्ट ना हो। तो जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है, वहां पर जो भी दीवानी न्यायालय जिनको कि क्षेत्राधिकार दिया गया है तलाक के मुकदमों को सुनने का, तो उन अदालतों में तलाक के मुकदमे दाखिल होते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं कि तलाक का मुकदमा किस धारा के तहत दाखिल होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो एक्ट है, उसकी धारा 13 के तहत तलाक का कंटेस्टेड मुकदमा दाखिल होता है। अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या अनकंटेस्टेड मुकदमा भी होता है? तो दोस्तों, अनकंटेस्टेड जैसा तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ही सेक्शन 13 भी है, जहां पर पति पत्नी दोनों आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वहां पर सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल किया जाता है। मैंने 13 बी पे काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात निकल करके आई कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल किया जाता है और मुकदमा पत्नी के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है और पति के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं कि मुकदमा दाखिल करने के बाद की स्टेज क्या होती है। साथियों, जैसे ही मुकदमा दाखिल होता है, मुकदमा दाखिल होने के बाद या पत्नी दाखिल करे या पति दाखिल करे, दूसरा पक्ष जिसको पार्टी बनाया जाता है, एक तो वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होता है। तो जिस पक्ष ने मुकदमा दाखिल किया है वो दूसरे पक्ष को न्यायालय के माध्यम से नोटिस भिजवाएगा। न्यायालय नोटिस भेजती है, नोटिस बाई पोस्ट भी भेज सकती है और पुलिस के माध्यम से भी भेज सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आई थी कि नोटिस भेजी जाने लगी थी। तो नोटिस भेजी जाएगी। अगर दूसरा पक्ष पहली ही नोटिस में कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो कार्रवाइयाँ आगे चालू हो जाती हैं। अगर पहली ही नोटिस में वह हाजिर नहीं होता है तो एक के बाद 2, 3, 4 नोटिसें भी भेजी जा सकती हैं। माना कि लगातार नोटिस भेजने के बाद भी दूसरा पक्ष न्यायालय में हाजिर नहीं होता, तो फिर जिस पक्ष ने मुकदमा अदालत में दाखिल किया है वह पक्ष अदालत से यह निवेदन कर सकता है कि इस मामले का डेली न्यूज़पेपर में गजट करा दिया जाए, पब्लिकेशन करा दिया जाए। तो अदालत अगर उचित समझती है तो उसी व्यक्ति के खर्चे पर उस केस की कार्रवाई के बारे में अखबार में
पब्लिकेशन करा सकती है। पब्लिकेशन होने के बाद भी अगर दूसरी पार्टी न्यायालय में नहीं आती तो फिर कोर्ट मान लेती है कि कार्रवाई के बारे में उसको जानकारी हो गई और फिर केस सर्विस होल्ड करके एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है। एक्स पार्टी तलाक कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सब सिर्फ यह देखते हैं कि दोनों पार्टी मान लीजिए कि हाजिर हो गई। अब न्यायालय में दोनों पार्टियों के हाजिर होने के बाद केस आगे कैसे बढ़ेगा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, दोनों पार्टियों के हाजिर होने के बाद जो दूसरी पार्टी यानी अपोजिट पार्टी जो डिफेंडेंट प्रतिवादी है, अगर पत्नी है तो प्रतिवादिनी होगी, पति है तो प्रतिवादी है, वह उस मुकदमे का जो कि एक पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया है उसका ऐतराज दाखिल करेगी। उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा, ऐतराज दाखिल करेगी। ऐतराज दाखिल करने के बाद जिस पक्ष यानी वादी जिसने मुकदमा दाखिल किया है वो चाहेगा तो उसका जवाब न्यायालय में दाखिल करेगा, रेप्लिकेशन। अगर कोई और काउंटर चीज करनी होगी तो उसको काउंटर भी करेगा। अब ये करने के बाद फिर इशू की स्टेज आ जाएगी, वाद के बिंदु। वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके बारे में न्यायालय को विचार करना है। न्यायालय दोनों पक्षों से अपने अपने वाद बिंदु मांग सकती है, पॉइंट मांग सकती है कि आप वाद बिंदु के संबंध में पॉइंट दीजिए, या स्वयं अपने विवेक से भी न्यायालय उन बिंदुओं को तय कर सकती है कि न्यायालय इन बिंदुओं पर विचार करेगी इस मुकदमे के दौरान। अब वाद बिंदु बन जाते हैं, इशूज भी जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं। वाद बिंदु बनने के बाद केस फिक्स हो जाता है वादी की गवाही पे। जिस पक्ष ने मुकदमा दाखिल किया है उसकी गवाही होगी। वो अपनी गवाही रिटन में भी कोर्ट में दे सकता है, फैमिली कोर्ट में एफिडेविट के जरिए भी एविडेंस हो जाती है। उसकी गवाही होने के बाद फिर दूसरा पक्ष उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। इस गवाह को कहा जाएगा PW यानी प्लेंटिफ विटनेस। इसी तरीके से एक गवाही खत्म होगी, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा दूसरा पक्ष का, फिर दूसरी गवाही आएगी, उसके बाद दूसरी गवाही से दूसरा पक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी अगर और गवाहियां हैं तो। अब वादी पक्ष की गवाही खत्म हो जाने के बाद मुकदमा प्रतिवादी की गवाही में फिक्स हो जाएगा, प्रतिवादी साक्ष्य में, डिफेंडेंट एविडेंस में। और प्रतिवादी की गवाही की जब स्टेज आ जाएगी तो जो दूसरा पक्ष था प्रतिवादी या प्रतिवादिनी, उसकी एविडेंस आएगी, यानी वह अपनी गवाही देगा या देगी, चाहे शपथ पत्र के माध्यम से, चाहे कोर्ट में खड़े होकर के अदालत के माध्यम से, अदालत में जो गवाहियाँ लिखी जाती हैं। और उसके बयान होने के बाद फिर जो वादी पक्ष है जिसने मुकदमा लगाया था उसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 जितने विटनेस होंगे इनको DW कहा जाएगा, डिफेंडेंट विटनेसेस। तो एक एक करके डिफेंडेंट विटनेस की एक स्टेटमेंट होगी, एविडेंस दाखिल होगी, फिर वादी पक्ष उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। दोनों पक्षों की गवाहियां और क्रॉस एग्जामिनेशन को होने के बाद केस फिक्स हो जाएगा आर्गुमेंट के लिए दोस्तों, यानी बहस में केस फिक्स हो जाएगा। फिर कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनेगी और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जजमेंट की डेट फिक्स कर देगी। और फाइनली जिस दिन जजमेंट की तारीख आएगी उस दिन न्यायालय के द्वारा निर्णय सुना दिया जाएगा। अगर उन ग्राउंड्स को, जिन ग्राउंड्स के आधार पर डिवोर्स का मुकदमा दाखिल किया गया है, जिस व्यक्ति ने दाखिल किया है वह उन ग्राउंड्स को प्रूव कर देता है न्यायालय के समक्ष, तो उसको डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, मैरिज डिसॉल्व कर दी जाएगी। अगर वादी मुकदमा जिसने कोर्ट केस दाखिल किया है वह तलाक के उन ग्राउंड्स को जो कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में लिखे हुए हैं, उन ग्राउंड्स को अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो डिवोर्स का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। डाइवोर्स के ग्राउंड क्या हैं, वो कौन से आधार हैं जिन आधारों पर तलाक होती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से तलाक के मुकदमों की कार्रवाइयाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। यहीं पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर तलाक का मुकदमा पति के द्वारा दाखिल किया गया है तो पत्नी न्यायालय में हाजिर होने के बाद ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो एक्सपेंसेस होते हैं सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उन एक्सपेंसेस को लेने के लिए भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे सकती है।
तो यह थी दोस्तों तलाक के मुकदमों की प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।